इसमें यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से गिरावट देखी गई है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं तो देश को कोरोना मुक्त कराने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में कार थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो वहीं मुंबई में डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। संजीवनी आपके द्वार अभियान के जरिए हर किसी को टीका लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से जुड़े हिमाचल के गांव काजाखंड में 100% वैक्सीनेशन पर अब वैक्सीनेशन कर दिया गया है। वहीं 6 महीने तक बर्फ में ढके रहने वाले लाहौल स्पीति के इस गांव ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो यानी कि यह कहा जा सकता है कि भारत में यह ऐसी पहली जगह मान ली जाए जहां पर 100% जो आबादी है उसे वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है हिमाचल के काजखंड को। तो ये मुंबई में भी देखिए, आपको बता दें कि मुंबई में कैसे बीएमसी ने वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की शुरुआत कर दी है। क्या है बीएमसी की पूरी प्लानिंग, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा। एक तरफ आप सभी को पता है कि वैक्सीन देश भर में शॉर्टेज है, वैक्सीन लोगों को चाहिए, लेकिन वैक्सीन इस वक्त उसकी सप्लाई कम हो पा रही है और जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। और सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन ही एक कोरोना का उपाय माना जा रहा है कि यानी वैक्सीन जिसने लिया तो कब कब किसी कोरोना अगर हुआ तो वह बच जाएगा, जान नहीं जाएगी, यह एक बड़ी बात है। लेकिन जहां एक तरफ वैक्सीन की शॉर्टेज है, वहीं एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि जहां जहां वैक्सीन मिलती है वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती है या लंबा होने की वजह से लोग नहीं जाते हैं। इसलिए बीएमसी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है जिसके तहत वह मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर बना रही है ताकि मोहल्ले मोहल्ले में लोगों के पास वैक्सीनेशन सेंटर हो ताकि वहां पर वो लोग वैक्सीन ले सकें। जहां भी 5000 की आबादी है उन 5000 की आबादी में ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी इलाके में। अंधेरी का यह एक बड़ा इलाका है और इस इलाके में आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पे अंदर आया हूं और यहाँ पर नया खोला गया है जहां पे देखिए वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीन जिन्हें दिया जा रहा है वो 45+ लोग हैं, उन्हें फर्स्ट डोज दिया जा रहा है। यहाँ सेकेंड डोज या फिर 18+ को नहीं दिया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बीएमसी के अंडर में की जा रही है, लेकिन जो जगह ली जा रही है तमाम तरीके से वह कहीं कोई पॉलिटिकल ऑफिस होती है या फिर किसी की ऑफिस होती है, उस तरीके से कम्युनिटी सेंटर को लेकर बनाया जा रहा है ताकि लोग आसानी से अपने अपने एरिया में लगा सकें। लेकिन एक बात यह भी सामने आ रही है, इसमें राजनीति भी हो रही है कि हर पार्टियां अपने अपने तरीके से वैक्सीन सेंटर खोल रही हैं। कहीं कांग्रेस खोल रही है तो कहीं बीजेपी खोल रही है तो कहीं अन्य पार्टियां भी खोल रही हैं। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है कि अपने अपने तरीके से लोग खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेता, युवा नेता हैं यहाँ बात करने के लिए हैदर साहब, तो क्या कहेंगे सुफियान जी, किस तरीके से राजनीति तो हो रही है जमकर कि आपने खोला, क्या कहेंगे आप? लेकिन सबसे अच्छी बात लोगों को सुविधा मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये अंदरूनी ताकत के खिलाफ हमें लड़ना है तो वैक्सीनेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब पॉलिटिक्स छोड़कर मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल रहे हैं तो पहला एम ये रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे। और जैसे कि यहाँ आप देखोगे बहुत बड़ा स्लम है तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट होना और ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक जाकर हम लोगों को लेके और वैक्सीनेट करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक टीम रजिस्ट्रेशन के लिए भी बनाई है, हाईटेक टीम है जो घर घर जाकर जो रजिस्टर नहीं हो पाते, जिनको फ़ोन यूज़ करना नहीं आ रहा, तो घर घर जाकर रजिस्टर करेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर शॉट लेने के बाद यहाँ से हम सर्टिफिकेट भी यहीं से दिया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ से जो वैक्सीनेट हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम घर घर जाकर भी लोग, ये कहीं पर जो कन्फ्यूजन है बहुत दूर। आप देखिए कि ये एक अच्छी पहल है, हालांकि राजनीति अलग विषय है। जैसा कि खुद मोहसिन हैदर जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने कहना है कि राजनीति अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है इन्होंने ये कही कि घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराया जाए। और यही वजह है कि जो ये प्रयास है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है बीएमसी द्वारा, वह उसके वजह से तमाम लोग जो कि वैक्सीन को लेकर डर रहे थे वह साथ उनका डर निकलेगा, क्योंकि लोकल जो लोग हैं वह उनके सपोर्ट में आएंगे, यानी उन्हें समझाएंगे कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, वैक्सीन लेना ही एक इसका बड़ा उपाय है कोरोना से बचने के लिए। इसलिए लगातार इस जगह पर कम से कम अगर इस सेंटर की बात करें, हर रोज कम से कम 100 लोग वैक्सीन यहाँ पर ले रहे हैं और इसी प्रक्रिया लगातार मुंबई में इस तरीके की मोहल्ला वैक्सीन सेंटर बनाने की लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर अब शुरू किया गया है और अब सभी ग्राम पंचायतों में 5 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। और कैसे अब चल रहा है यहां टीकाकरण, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांड्याल। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी से निपटने के लिए कोविड केयर सेंटर को अब शहरों से गांव तक पहुंचाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि बढ़ते मामलों के तहत
देखते हुए जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, खासतौर पे एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक फैसला लिया कि अब गांव में जो है प्रत्येक गांव में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा और उसी के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। ये जो है रामगढ़ सेक्टर की एक पंचायत पड़ती है जहां पर इस वक्त हम हैं और इसमें 5 बेडेड एकोमोडेशन यानी कि एक कोविड केयर सेंटर जो है वो बनाने का फैसला हुआ था। अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो पंचायत घर है और यहां पर आप देखें तो ये जो 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है यहां पर बना दिया गया है, मगर ये आपको बता दूं कि ये अस्पताल जैसा नहीं होगा, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स और उस तरह की चीजें जो है इस वक्त मुहैया करवाना किसी भी के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए यहां पर पंचायत और आम लोगों की सहायता से जो है इन बेड्स का जो है अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर बिस्तर लगाए गए हैं, ब्लैंकेट्स रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम दवाइयाँ जो हैं, पानी है, सैनिटाइजर है, साबुन है और सबसे अहम चीज़ जो है ऑक्सीजन जो है वो रखी गई है। आपको बताऊं ये सांबा जिला का एक कोविड केयर सेंटर है और इसी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में इसी रूपरेखा के पर चलते हुए चीज़ें बनाई जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के बीडीओ हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस ब्लॉक में, आपके बीडीओ ब्लॉक की बात करें तो कितने आपके एरिया में ये बनाए जाएंगे और ये पहला है मेरे ख्याल में? हाँ सर, एक्चुअली हमारा जो ब्लॉक रामगढ़ है इसकी 18 पंचायतें हैं, तो 18 पंचायतों में हमने तमाम 18 के 18 कोविड सेंटर बनाने। सैकड़ों की तादाद में कोविड केयर सेंटर इसी तरह से पूरे गांव में, पंचायतों में बनाए जाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को एकोमोडेट करने की जो है क्षमता होगी। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो आपको बता दूं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो भी लगाने का फैसला हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से जो परेशानियां इस वक्त प्रशासन को आ रही हैं, हेल्थ वर्कर्स को आ रही हैं, उससे निपटा जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, रामगढ़ सेक्टर। और वहीं एमपी में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद से अब अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के सलाह लेने के बाद धीरे धीरे शहरों को अनलॉक किया जा रहा है। यानी कि पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश जैन। लगातार गिरावट आई है, यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में अनलॉक की तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि भोपाल में जनता ने 100 घोषित अनलॉक अभी से ही शुरू कर दिया है और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं भोपाल के पुराने शहर के एक व्यस्तम चौराहे पर, बस स्टैंड चौराहे पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। सैटरडे संडे को पूरे प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने 1 महीना पहले किया था, जिसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा था। लेकिन आज शनिवार है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं भोपाल में जो पुराना भोपाल है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, काफ़ी राहगीर इधर उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही कहा था कि सैटरडे को कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ अनलॉक जैसी स्थिति नज़र अभी से आने लगी है, यानी जनता रिलैक्स मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि पहले ही कह चुके हैं कि अब अनलॉक की तैयारी है और 1 जून से प्रदेश के कई जिलों में अनलॉक शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं और प्रदेश में 48 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना का केस बहुत कम मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को छोड़कर कई जिलों में 100 से भी नीचे केसेस मिल रहे हैं प्रतिदिन और यही वजह है कि अब अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बोल दिया है कि साइंटिफिक तरीके से अब हमको अनलॉक की तरफ बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे जन जीवन को सामान्य करना चाहिए और यही वजह है कि अब 1 जून से स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। कई जिलों में बाजार खोले जा सकते हैं, दूसरी अन्य ज़रूरत की चीज़ों को भी कुछ वक्त के लिए छूट दी जा सकती है। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़, भोपाल। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुस्तफाबाद में कोरोना वॉरियर को 1 करोड़ का चेक दिया है। यानी कि डॉक्टर अनस की कोरोना के खिलाफ जंग में मौत हो गई थी। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुमित दुबे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी पिछले ही साल के कोरोना काल में जो कोई भी शख्स कोरोना के दौरान सर्विस करते हुए अगर उसकी मौत हो जाएगी तो उसको मुआवजा दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का। इसी के तहत दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज एक कोरोना वॉरियर को 1 करोड़ रुपए का चेक देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं। ये अब इस वक्त दिल्ली के मुस्तफाबाद में उन डॉक्टर जिनका नाम अनस मुजाहिद था, जिनकी मौत 27 अप्रैल को कोविड-19 की पेंडेमिक, कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद हुई, उनको मुआवजा देने के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर
अनस मुजाहिद 46 साल के थे। दिल्ली के यहाँ मुस्तफाबाद के नज़दीक के ही हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है वहाँ काम कर मरीजों की सेवा में लगे थे और उसी दौरान उनको कोरोना का संक्रमण हुआ और उसी संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 27 अप्रैल को उनकी मौत हुई थी और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन परशुराम के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई है, लेकिन वैक्सीनेशन को भी अब तेज करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वैक्सीनेशन के ताजा हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आदित्य नायर। वक्त बुरा चल रहा हो तो सारे पहाड़ एक साथ टूटते हैं। अभी तक दिल्ली ऑक्सीजन, बेड्स और टेस्ट की किल्लत से लड़ाई कर रहा था, उसके बाद वैक्सीन की किल्लत से लड़ाई कर रहा था और अब ब्लैक फंगस की दिक्कतों से भी दिल्ली जो है जूझ रहा है। अभी मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर के सामने खड़ा हूं। आप यहां पे देख पाएंगे कि एक लंबी लाइन लगी है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे 45 प्लस की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन जरूर लग रही है, पर ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में 18 साल से ऊपर के वैक्सीन वाले जितने लगाने वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन दिल्ली में एक तरीके से खत्म हो चुका है। कोवैक्सीन जो है वो तो पूरी तरीके से उनके लिए खत्म था ही। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड भी जो है अब दिल्ली सरकार का कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो भी पूरी तरीके से अब खत्म हो जाएगा। तो यानी बार बार दिल्ली में जो दिक्कतें हैं वो अब बढ़ती हुई ही देख रही हैं। वैक्सीनेशन की अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 2 दिन में वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार का कहना यह है कि पूरी तरीके से 18 से 44 की एज कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद करना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इस महीने के एंड तक नए स्टॉक आने की उम्मीदें नहीं है। सरकार का कहना यह है कि अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में बहुत सारा वैक्सीन का स्टॉक दिल्ली और पूरे देश भर में आ सकता है, पर तब तक के लिए अगर हम इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि तीसरा लहर जो है वो दिल्ली में अफेक्ट करने लगे। और कोविड केसेस की अगर बात करें तो संक्रमण रेट दिल्ली में अब 5% से भी कम हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आज और कल में बैठ के एक मीटिंग करेंगे, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या दिल्ली में हो रहे लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और एक सवाल अब लोगों के मन में ये भी उठने लगा है कि अगर 45 प्लस के एज कैटेगरी के लोगों के ज्यादातर वैक्सीन लग चुका है और उसमें बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो क्या उन वैक्सीन को अब 18 प्लस या 45 से कम उम्र वाले लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उठते हुए तो जरूर जिनके जवाब अब हम इंडिया न्यूज की तरफ से जरूर मांगेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की रफ्तार में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर शवों की लाइन लगी हुई है। दिल्ली के शमशान घाट का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल गौतम। खौफ इतना ज्यादा है कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार अगर जो संस्था है वो अगर कर भी दे रही हैं तो उसके बाद उनकी अस्थियां लेने कोई नहीं आ रहा है। मैं अभी मौजूद हूं निगम बोध घाट और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम बोरों के अंदर अस्थियां भरी हुई हैं। इन बोरों के अंदर कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई माता है और ये वो सभी अस्थियां वो हैं जो अभी भी अपने परिजनों का इंतजार कर रही हैं कि वो आएं और इनको अलग अलग घाटों पर जाकर गंगा मां को समर्पित करें। लेकिन अभी तक ये जो इंतजार है ये जारी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं इस बोरे पर साफ तौर पर लिखा हुआ है 20/4/2021, यानी 20 अप्रैल को 19 जो लाशें जलाई गई यहाँ पर वो तमाम लाशें इस बोरे के अंदर बंद हैं। इसी तरीके तमाम ये जो बोरे हैं इसके अंदर कई लोगों के जो मॉर्टल रिमेन्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में जिनको अस्थि पंजर कहा जाता है वो यहाँ मौजूद है और इनको इंतजार है अपने परिजनों का कि वो आएं और उनको गंगा या अन्य नदियों में हिंदू संस्कारों के हिसाब से इनका तर्पण करें। मेरे साथ मौजूद है अवधेश शर्मा जी जो कि मैनेजर हैं निगम बोध घाट पे। शर्मा जी, कोरोना काल के अंदर हजारों मौतें हुई। दिल्ली के अंदर आप जो ये घाट है यहाँ पर भी तकरीबन 2500 कोरोना की मौतें हुई। ये जो अस्थियां हैं ये कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए या हुए तो उनकी अस्थियां लेने नहीं आए? हमारे यहाँ वैसे जो कोरोना काल ये सेकंड का जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और 1 अप्रैल से अभी तक हम 2000 से 2500 संस्कार कोरोना के करा चुके हैं।
इनमें से कम 10% लोग ऐसे हैं जो अस्थियां लेने नहीं आए। तो हम क्या करते हैं, उन अस्थियों को उन पर डेट डालकर, प्लेटफॉर्म नंबर डालकर अभी हम उनका इंतजार है कि वो आ जाएं, लेकिन हम कुछ दिन ही इंतजार करेंगे, फिर हमें इन्हें गंगा जी में, गढ़गंगा या हरिद्वार ले जाकर या जमुना जी में प्रवाहित कर देंगे। तो साफ तौर पे कहना प्रबंधक का कि कई लोगों को बताया गया कि आप अगले दिन आ सकते हैं, लेकर जा सकते हैं अपनी अस्थियों को, लेकिन वो लोग नहीं आए। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। तो वहीं कोरोना महामारी की मार नौकरी पेशा से लेकर मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर भी पड़ी है। हिमाचल में पर्यटन के कम होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इंडिया न्यूज ने आम लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की। देखिए, ये कोरोना काल है, यहाँ नहीं कहा जा सकता आज क्या है कल क्या है। कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि देश भर में मुश्किलें नहीं है, लेकिन मुश्किल ऐसी भी है कि रोज कमाते थे और रोज जिनका परिवार चलता था, उनके लिए कोरोना काल ने बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी है। शिमला की बात है, राज्य सचिवालय के बाद एक टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है जिनके पास लगभग 30 से 40 गाड़ियां थी। साल भर जिनका बहुत बढ़िया कारोबार होता था, क्योंकि पर्यटन कारोबार भी शिमला में होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम इनके पास रहते थे। लेकिन साल भर से ज्यादा वक्त हो गया है, टैक्सियों का काम बंद है, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया है। राजधानी शिमला सचिवालय के बाद टैक्सी यूनियन के लोग लगभग जो 40 से 45 की जिनकी संख्या थी, वो लोग काम नहीं होने के चलते बिल्कुल बेकार हो गए। उनका परिवार पालना, परिवार की रोजी रोटी और तमाम मुश्किलें बिल्कुल खड़ी हैं, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इन लोगों ने दिमाग लगाया और छोटा मोटा काम करने की सोची, और इन लोगों ने लाखों रुपए की जो टैक्सियां वो छोड़ के अब देख सकते हैं हमारे पीछे सब्जी का कारोबार शुरू किया है। कुछ सब्जियां रोज लेके आते हैं, क्योंकि 5-10 लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके सब्जियों का काम शुरू किया। राज्य सचिवालय के बारे सब्जी का काम करते हैं, जो कभी रोज की 3 से 5 हजार 10 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं, वो आज सुबह शाम की रोटी के मोहताज होंगे। अब जो व्यवसाय, क्योंकि लोगों ने, हमने भी कुछ कमाना है अपने परिवार के लिए, क्योंकि 1.5 साल से मैक्सिमम हमारी गाड़ियां खड़ी है और महंगी गाड़ियां है। कुछ लोगों के पास तो 2-2, 3-3 गाड़ियां है। व्यवसाय का कोई साधन नहीं रहा, तो हमने 5-10 लोगों ने मिलकर सब्जियां लाई। सर, आजकल कामकार ऐसे कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे लिफाफे बना के बेचने पड़ रहे हैं। 2 किलो 4 किलो 5 किलो दाल रोटी तो चलानी पड़ेगी। कामकार कुछ भी नहीं है, 10 से 1 में 2-3 घंटे कामकार चलाने के लिए छोटे छोटे पैकेट बना के दाल रोटी का गुजारा तो करना ही पड़ेगा। नहीं आ रही है, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और सबसे यही अपील भी है कि जिनका कारोबार टूटा है, फिलहाल 2 रोटी का इंतजाम सब नहीं करना है, सबको इनसे सीख भी लेनी चाहिए। शिमला से इंडिया न्यूज के लिए उमेश। और अब बात कर लेते हैं कानपुर के, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल शहर के काजी हाफिज कुदूस ने समर्थकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। बैठक के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घूमते नजर आए, वो भी बिना मास्क के। बैठक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस बैठक को लेकर जब सवाल उठने लगे, तो शहर के काजी हाफिज कुदूस ने इस छवि को धूमिल करने वाला बताया। तो कानपुर की सीधी तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैठक में सैकड़ों लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है। जहां एक और लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तो आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों।